हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आप लोग ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक पढ़ रखा है। उसके बाद होता यह है कि इंडिया को आजादी मिल जाती है, इंडिया दो डोमिनियन स्टेट्स में टूट जाता है और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी मांग पिछले 1924 से हो रही थी। मतलब 1924 से मांग होती है, स्वराज पार्टी मांग करती है पहली बार, और उसके बाद फिर ये मौका मिलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। फिर उसमें क्या क्या चीजें लोगों को मिली थी मैंने आपको बता दिया है। और आज के वीडियो में जो इतने मेहनत के बाद, इतने दिमाग के माथापच्ची के बाद, जो इतने मशक्कत के बाद चीज निकल के आई थी कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोग आज इंटर करने जा रहे हैं। हम लोग का ये फर्स्ट स्टेप है। तो इसमें क्या होता है कि जो 2 इयर्स और 18 मंथ्स और 11 डेज का ड्यूरेशन हुआ रहता है, तो उस टाइम में टोटल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन होता है। और लास्ट टाइम में मतलब उसमें आप 10-12 दिन पीछे कर लीजिए, मतलब जो 2 इयर्स 18 मंथ्स और 11 डेज जो टोटल लगे थे उसको मतलब आप 10-12 दिन पीछे कर लीजिए। तो आप ये मानिए कि जो ये लास्ट के 10 और 12 डेज थे उसमें ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे प्रियम्बल को। तो पूरा बनने के बाद तब लास्ट में ये पहला पार्ट जो स्टार्टिंग रहता है उसको लास्ट में लाया जाता है। तो होता ये है कि प्रियम्बल को लाया जाता है, और जो हमारे प्रियम्बल है हमारा, उसके जो वर्ड्स हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जब आते हैं अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के, तो जो उसमें वर्ड्स रहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के, अच्छे अच्छे वर्ड्स को लेकर के आते हैं, उन वर्ड्स को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जाता है हमारे प्रियम्बल में। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या चीजें हैं इसमें। तो प्रियम्बल के जो वर्ड्स हैं वो मेनली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिए गए, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रियम्बल है वो की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की कुंजी है। इसको हम की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की कुंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुलता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अच्छा देखिए, जब हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग का पेज रहता है लेखक की कलम से या संपादकीय करके जो रहता है एडिटोरियल, तो उसमें ये बताया गया रहता है कि जो ये बुक है वो किस चीज के बारे में, उसके मेन मेन हाइलाइट्स या मेन मेन पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो दिए रहते हैं। उसी तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है उसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो इस हमारे प्रियम्बल में दी गई हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो आया था फ्रांस से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वो आपको वही चीजें बताऊंगा इसमें मेन जो एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। तो आप देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया था सबसे पहले, बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। लोग मैक्सिमम ब्रिटेन की तरफ, अगर ब्रिटेन ऑप्शन में दिया हुआ है तो ब्रिटेन की तरफ जाते हैं, लेकिन आप याद कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया था फ्रांस से। फ्रांस, वही फ्रांस जिसमें लुईस 16 हुए थे एक राजा, और वहां पे इतनी भुखमरी हो गई थी कि लोगों को खाने के लिए सिर्फ ब्रेड था, पाव रोटी। मैं आपको यूरोप की कहानी पहले भी बता चुका हूं। फिर देखिए इसमें जो मेन प्रोविजन है वो क्या है। जो प्रियम्बल है उसको आप लोग, प्रियम्बल आपके लेसन में दिया हुआ है, उसको एक बार जनरल सा रीडिंग कर लेंगे। और वैसे मेन पॉइंट्स मैं बता ही दे रहा हूं, लेकिन उसका प्रियम्बल में वही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग से स्टार्ट किया गया है और उसके बाद फिर लास्ट में एंड किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को आत्मा अर्पित करते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करते हैं बाय हार्ट। तो होता ये कि जो ये हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये जुडिशियल या कोर्ट में इसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रियम्बल में कि प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है बाय जजेस और कोर्ट्स। तो इसको कोर्ट्स में हम क्या करते हैं, प्रवर्तित, यानी कि इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कह सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ कि आप हमारे जो प्रस्तावना है या जो हमारे प्रस्तावना में बातें की कही गई हैं उसको मानिए। हम उसके लिए किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते, ना ही हम अपने कोर्ट से उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आप 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये प्रियम्बल है इन्फोर्सेबल या नहीं है पहले में, फिर इन्फोर्सेबल है बट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता है हाई कोर्ट, ऐसे ही करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग में ये बात बैठानी है कि इन्फोर्सेबल नहीं है।
तो इसको ये बात जो कही गई, ये कुछ केसेस है जो इंपॉर्टेंट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के हुए, वहीं से ये बातें निकल के आती हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि किस केस में कहा गया था, लेकिन एक बार आप जनरल वे में जान लीजिए। लेकिन ये बात बहुत कायदे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि न्यायालय में प्रवर्तित नहीं की जा सकती है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है बाई कोर्ट्स। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग नहीं माना। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का जो केस है, ये केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस 1957 में आता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, 1960 में आता है कि संविधान जो है संविधान का अंग नहीं है प्रिएम्बल, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 बेरूबाड़ी यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि संविधान का अंग नहीं है प्रिएम्बल। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको, अगर आप संविधान आपसे कोई पूछ रहा है या कहीं आप किसी को बता रहे हैं कि आपको पॉलिटी आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुत ही फेमस केस है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। इसमें होता यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो अपना पहले कहा हुआ था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, उसको मान लेती है कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग माना। तो ये होता है 1973 में। तो 1960 बेरूवाड़ी केस में नहीं माना था, 1973 मानता है केशवानंद भारती केस में कि वो प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर देखिए, प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बात क्लियर हो गई। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन एक और प्रोविजन जोड़ दिया गया। देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, उनको हमारा जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है, संशोधित कर सकता है। यानी कि जो हमारा चेंजेस जो भी लाने हो तो वो हमारा पार्लियामेंट चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में, एक्सेप्ट एक जो अपवाद है, एक जो चीज छोड़ दी गई है जिसको अमेंड नहीं कर सकता, वो है प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल को हमारा पार्लियामेंट अमेंड पहले था कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन केशवानंद भारती का जब केस होता है तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट निकल के आता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में क्या होता है कि उसमें पिलर्स होते हैं। तो आप पूरा घर तो तोड़ फोड़ कर सकते हैं या उसमें थोड़ा बहुत अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप पिलर को नहीं तोड़ने जाएंगे। जो हमारा न्यू है उसको नहीं तोड़ने जाएंगे, बेस है उसको नहीं तोड़ेंगे। तो उसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे जितने बुद्धिमान लोग थे संविधान सभा में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो लोग अगर कोई चीज बनाए हैं तो उसके आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते हो। आप सिर्फ उसके जो अंदर के पार्ट्स है उसको थोड़ा थोड़ा अमेंड कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हो। तो इसी बात में ये मान लेता है सुप्रीम कोर्ट कि पार्लियामेंट प्रिएम्बल को अमेंड कर सकती है, लेकिन प्रिएम्बल को अमेंड कर सकती है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव चेंज नहीं कर सकती है। हालांकि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया उसमें प्रिएम्बल को रखा गया। प्रिएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वे में। जैसा कि एक बार ही अभी तक अमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रिएम्बल को, उसको किया गया है 42nd अमेंडमेंट में। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम में कुछ अमेंडमेंट किए गए। 42nd अमेंडमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट तो होता यह है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में आता है, और इस 1976 के अमेंडमेंट से
प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। आपसे बहुत बार पूछा जाता है, हजारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 42nd अमेंडमेंट में 1976 में 3 वर्ड्स जोड़े गए प्रियम्बल में, और वो कौन कौन से जोड़े गए। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और फर्दर अमेंडमेंट हो सकता है, बट पॉजिटिव अमेंडमेंट हो सकता है, निगेटिव अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाया जा सकता है। और क्या इसमें होता है, जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, वो क्या होता है, आप ये बात याद कर लीजिए। 3 वर्ड्स जोड़े गए, कौन कौन से जोड़े गए। पहला तो सोशलिज्म, सोशलिज्म जोड़ा गया, मतलब समाजवाद, समाजवाद जोड़ा गया। दूसरा वर्ड जोड़ा जाता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर, किसी एक पंथ को या एक फेथ को नहीं करेगी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म, जो आप लोग लगातार न्यूज में आजकल सुनते रहते हैं। तो सेक्युलरिज्म को नहीं, सेक्युलरिज्म ऐड किया गया। और जो थर्ड ऐड किया गया वो किया गया राष्ट्र की अखंडता या अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। तो इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र की अखंडता को इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट या इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री या स्टेट। तो ये 3 वर्ड्स जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट से, और ये 3 वर्ड्स ही एक ही बार अभी तक अमेंड किया गया प्रियम्बल को, वो भी 42nd अमेंडमेंट 1976। याद कर लीजिए, क्योंकि ये 1000 बार पूछा गया, बार बार पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा। और फिर देखिए, तो ये सारी चीजें इसमें थी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को संशोधन करने का अधिकार है, ये बात भी याद रख लीजिए, और इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पहले माना था कि, पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पार्ट नहीं है बेरुवाड़ी केस में, फिर केशवानंद के केस में मानता है कि वो पार्ट है। तो अब आप इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हम लोग संविधान की कुंजी मानते हैं या संविधान की की मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की की मानते हैं प्रियम्बल को, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी लॉक हो और कोई की हो, तो लॉक और की अगर दोनों अलग कर दिए जाएं तो दोनों की एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती है। यानी कि ना तो आपका लॉक काम करेगा, ना ही आपकी की किसी काम की रह जाएगी। तो इसीलिए आपको इसको ऐसे याद रखना है कि लॉक तभी एग्जिस्ट करेगा जब की उसके साथ रहेगी। तो यानी कि संविधान और ये की जो है प्रियम्बल, तो संविधान और की एक दूसरे के पार्ट हैं, यही माना गया है। और इसी तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब भी एग्जाम में आएगा आपके दिमाग में ये बात, ताले चाबी की बात याद आएगी और आप इसको सही कर ले जाएंगे। तो इसमें इसको माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। और इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। इसमें 3 टाइप्स के जस्टिस दी जाती है, 3 टाइप्स की। तो जो 3 टाइप की जस्टिस है, 3 प्रकार के न्याय दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, 2 प्रकार की समानता दी जाती है, दी गई है इसके थ्रू। कौन कौन सी। रिस्पेक्ट यानी कि प्रतिष्ठा, और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और फिर 5 प्रकार के आपकी स्वतंत्रता दी गई, यानी फ्रीडम 5 टाइप्स का दिया गया है। जो 5 टाइप्स के फ्रीडम है वो आप बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना और विश्वास, मतलब 5 आपके पास हैं ऐसे एलिमेंट्स जो आपको फ्रीडम देते हैं। 5 चीजों की फ्रीडम प्रियम्बल देता है या कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किस किस चीज की। पहला तो विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना, यानी 5 आपको देते हैं। और इनको मैं इंग्लिश में बता देता हूं। विचार का मतलब थॉट्स या थिंकिंग, और दूसरा है अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, विश्वास का मतलब फेथ, धर्म का मतलब रिलीजन, और उपासना का मतलब होता है वर्शिप का आपको फ्रीडम। तो 5 फ्रीडम्स हो गए, और 3 आपके जस्टिस हो गया यानी न्याय हो गया, और जो 2 आपकी इक्वलिटी हो गई। तो कौन कौन से हुए। जो 3 टाइप के इक्वलिटी हो गई वो हो गई आपकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 2 टाइप्स के आपके 3 टाइप्स के जस्टिस थे, और 2 टाइप्स की जो आपकी इक्वलिटी रहती है वो थी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। और 5 टाइप्स का जो आपका ये रहता है स्वतंत्रता, वो होता है आपको जो मिलता है वो ये मिलता है कि पहला तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से ये पूरा प्रियम्बल था। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि किस सोर्स से क्या चीजें ली गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
देखते हैं कि कहां से क्या चीजें ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, संविधान निर्माता लोग थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लोग थे, तो उन लोगों ने मतलब काफी वाइजली जो अच्छी चीजें थी वो पिकअप कर लिया सारे जितने भी वर्ल्ड में और भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे, और उनको सबको एक जगह मिक्स करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अगर हमें कोई चीज बेस्ट करना है, तो जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए 10 किताबें उठाएंगे और 10 किताबों में से जो सबसे अच्छी अच्छी बातें रहेंगी वो एक साथ इकट्ठा करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो यही बेस्ट तरीका होता है, और हमारे जो इंटेलिजेंट लोग थे वो ये चीज जानते थे और उन लोगों ने ऐसे ही बनाया। तो देखिए कहां से क्या चीजें उन लोगों ने उठाई, कहां से क्या चीजें ली गई हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूएसए से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो यूएसए से लिया गया है पहला तो हमारा जो प्रियम्बल का तो वर्ड जो लिया गया वो लिया गया हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी ने दिया था। लेकिन जो प्रियम्बल रहेगा, एक प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा, इस बात का जिक्र, इस बात को कहां से उठाया गया, ये उठाया गया हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि, और कुछ चीजें मैं यहां पे भी स्टार मार्क कर देता हूं, जो एग्जाम से पूछा ही जाता है कि आप कहां से लिया गया है, ये आपको याद रखना चाहिए। फंडामेंटल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू हो गया, और ये एक हो गया प्रेसिडेंट। ये जो 3 चीजें हैं ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो ली गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर काफी बार फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीजें कहां से ली गई हैं। पहला तो फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, तो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये उतना नहीं पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हमारा जो जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था रहेगा, न्यायपालिका रहेगी, वो इंडिपेंडेंट रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इम्पीचमेंट भी बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। ये बात किस संविधान से ली गई है, किस देश की संविधान से ली गई है। तो ये जो लिया गया वो लिया गया कहां से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये देखिए, फिर वाइस प्रेसिडेंट को वहीं से लिया गया कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। फिर मेथड्स ऑफ रिमूविंग जजेस, ये और एक और जो मैं मार्क करना भूल गया हूं वो ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट आया, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में, आपको याद रखना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हमारे 360 आर्टिकल में है। तो आपको जो इमरजेंसी के 3 आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको याद करा दूंगा, या अभी बता देता हूं आपको। तीनों में सिर्फ 6 का नहीं, 4 का अंतर है, सॉरी। तो उसमें पहला जो है 352 से ही इमरजेंसी का प्रोविजन स्टार्ट होता है। तो पहला इमरजेंसी 352, दूसरा 356, तीसरा 360। तो 360 में ही आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए इसमें जो यूएसए की इतनी सारी चीजें ली गई, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा प्रियम्बल कहां से लिया गया, यूएसए से। फंडामेंटल राइट यूएसए, जुडिशियल रिव्यू यूएसए, प्रेसिडेंट इलेक्शन इम्पीचमेंट यूएसए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यूएसए। ये 5 चीजें आप अच्छे से याद रखें। मैं आपको ये सारी चीजें हिंदी में बता देता हूं। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना हमारा यहां से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार लिए गए हमारे यही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फिर जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनराविलोकन, मतलब पुनर्अवलोकन जिसको बोलेंगे, कि जो अपना कोई भी एक निर्णय जजेस दे दें या कोर्ट दे दे तो उसको फिर से वो रिव्यू कर सकता है, इसका पावर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू का पावर। फिर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन उन सबके सबसे ऊपर जो माना जाएगा हमारा ये संविधान माना जाएगा। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की सर्वोच्चता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, मतलब उस पर किसी का प्रेशर नहीं है, वो न्याय अपने जो भी उसके एविडेंस रहेंगे, जो उसके हिसाब से सही रहेगा उसी पे न्याय देगी, जो एक्चुअल में चीज फैक्ट रहेगी उसी के बेसिस पे। तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी से भी प्रभावित नहीं होगी।
फिर प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन चुनाव और इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। फिर वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। मेथड्स ऑफ रिमूविंग जजेस मतलब जजों को हटाने के जो प्रावधान है उसका। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपात, जो अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगाया गया है। तो ये 360 आर्टिकल में है। तो ये जो 5 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है वो यही है। पहला तो प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, और चौथा प्रेसिडेंट और उनका इलेक्शन और महाभियोग, और 5वां चीज जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर आते हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब ब्रिटेन, क्योंकि इतने साल से ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ राज कर रहे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, इसीलिए हम लोग को उनकी जो चीजें पसंद आई उसको भी हमने अडॉप्ट किया। हालांकि मैक्सिमम चीजें 1935 वाले एक्ट से ली गई, लेकिन वो आर्टिकल्स लिए गए, एक्ट्स लिए गए, लेकिन जो चीजें हम लोगों ने डायरेक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ली है वो ये है कि पहला तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि हमारे देश में संसदीय सरकार रहेगी, एक संसद रहेगा, उसकी सरकार रहेगी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा लिया गया ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता, एक नागरिकता ही पूरे भारत में मान्य होगी। एक नागरिकता आपने ले ली, अगर आप भारतीय होने की नागरिकता ले रहे हैं तो आप किसी भी राज्य की नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं के भी किसी भी स्टेट के हो, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, उस राज्य के नहीं। सिंगल सिटीजनशिप हमारा ये लिया गया ब्रिटेन से। तीसरा है प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग उसी परिवेश में, उसी एनवायरमेंट में रह रहे थे, तो उस चीज को हम लोगों ने वहीं से अडॉप्ट कर लिया कि हमारे लिए इजी था, आसान था। हमारे लोग उस चीज से परिचित थे, उस चीज से पहले से अवेयर थे। फिर देखिए रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, यानी कुछ भी होगा तो वो कानून के दायरे में होगा, तो उसको रूल ऑफ लॉ कहा गया, वो ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स रहेंगे, जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं, वो लोग को क्या मिलेगा, जो प्रिविलेजेस मिलेंगे मतलब जो सुविधाएं मिलेंगी, उसके बारे में भी हम ब्रिटेन से सारी चीजें लिए हुए हैं। फिर बाई कैमरलिज्म मतलब ये, उसका मतलब ये हुआ कि हमारा बाई कैमरलिज्म, मतलब ये होता है कि सदन, और बाई का मतलब 2, यानी कि 2 सदन होंगे, हमारा एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो ये कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन से लिया गया। कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडल एक होगी, मंत्री एक प्रधानमंत्री होगा और एक मंत्रिमंडल होगा, ये बात भी हमारा ब्रिटेन से लेगा। प्रीरोगेटिव रिट्स मतलब कि परमाधिकार निषेध जो लिया गया, ये रिट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जो पावर होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, वही आपका आर्टिकल 32 और 226 थे। तो ये प्रीरोगेटिव रिट्स जो है वो यहीं से लेके ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या पूछा जाता है आप ये देख लीजिए। ब्रिटेन में जो इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैं ब्लू से कर दूं इसको। पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से ली गई। सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता कहां से ली गई है। फिर आपका हो गया बाई कैमरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। और कैबिनेट सिस्टम कभी पूछा, लेकिन आप 3 चीजें अच्छे से याद रख लीजिए ब्रिटेन वाले में, कि आपका ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो, दूसरा सिंगल सिटीजनशिप, तीसरा बाई कैमरलिज्म, ये 3 चीजें आप याद रख लीजिए। बाकी और सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं और कौन से कंट्री से क्या चीजें ली गई हैं। आइए देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली गई हैं। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। मतलब राज्य को अगर कोई नीति बनानी है यानी कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग का काम करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो मतलब हमारे संविधान में, जिसको ध्यान में रख के ही पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो उसी को कहते हैं डीपीएसपी। ये हमारा लिया गया है आयरलैंड से। फिर आता है मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करना है, इस बात का मेथड जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन, ये भी हमारा लिया गया है आयरलैंड से। तो जो 3 चीजें ली गई हैं आयरलैंड से, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीपीएसपी तो कई बार पूछा गया है, इसको तो आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डीपीएसपी हो गया और मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये उतनी बार नहीं पूछा गया, लेकिन राज्यसभा का नॉमिनेशन ये बहुत बार पूछा गया है। किस कंट्री से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर। ऑस्ट्रेलिया में लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, मतलब जो हमारा प्रिएम्बल लिखा गया है उसमें काफी चीजें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ली गई हैं, लेकिन काफी ऐसी भी चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रिएम्बल से ली गई हैं। तो लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कंकरेंट लिस्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिक्स है, मतलब वो आपको अच्छे से आपको आना ही चाहिए। तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहां से लिया गया है, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन किया गया है, जो दो जो भी सदन है संसद के, जो 2 हाउसेज हैं ऑफ पार्लियामेंट, उसको ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाने का प्रावधान प्रोविजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये उतना नहीं पूछा गया है, इसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में, वो कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ज्वाइंट सिटिंग, ये 4 चीजें याद रखनी है। फिर आता है जर्मनी का नंबर। जर्मनी जो वहां से जो चीजें ली गई हैं वो लिया गया है फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जो इमरजेंसी जब लगती है तो कौन सी फंडामेंटल राइट रहेगी इफेक्टिव और कौन सी हटा दी जाएगी, कौन सी क्या कहते हैं कौन सी सस्पेंड कर दी जाएगी, इसका जो प्रोविजन लिया गया है वो लिया गया है जर्मनी से। और ये पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। तो ये जो लिया गया वो जर्मनी से लिया गया। इसी तरीके से आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या चीजें ली गई हैं। देखते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, अगर ऑप्शन में कनाडा और यूएसए दिया हो तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि फेडरल सिस्टम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे कंट्री का, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो फेडरल सिस्टम जो है वो लिया गया है कनाडा से, ना कि यूएसए से। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यूएसए थोड़ा नीचे है, कनाडा थोड़ा ऊपर है। मैप में देखेंगे तो हम लोग का ऊपर से लिया, मतलब कनाडा से लिया गया है हम लोग का फेडरल सिस्टम। तो यानी कि संघ का जो कॉन्सेप्ट आया है संघ का, तो वो आया है हमारा कनाडा से। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा लिया गया है कनाडा से। और रेजिडुअल पावर का मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो बची हुई पावर है वो किसके पास रहेंगी, इस बात को भी हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 2 इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये फेडरल सिस्टम किस कंट्री से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजिडुअल पावर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर देखते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि संविधान संशोधन का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है हमारे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूं। और इस बात को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में रख लीजिए कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो इस आर्टिकल में आता है। वो आर्टिकल है 368 यानी 368 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन किया गया है। फिर आता है साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करने का जो मेथड या प्रोसेस है उसको हम लोगों ने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका से जो लिया गया है, उसमें जो काफी बार पूछा गया है और अभी आगे भी आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, याद कर लीजिएगा। रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, अच्छा देखिए, रसिया क्योंकि एक सोशलिस्टिक कंट्री है, मतलब वो समाजवादी कंट्री है, देश है, क्योंकि वहां लोगों को, मतलब जो जनता है उसके ही हित में सारे काम किए जाते हैं, मतलब और सारे काम सरकार ही करती है। तो इसीलिए वहां से जो लिया गया, तो वहां पे ये आया कि सारे काम सरकार करती है, सारे काम जनता के लिए किया जाता है और उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि जब हम सारा कुछ जनता के लिए करें तो जनता का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वो हमारे लिए कुछ करे। तो वहां से आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज निर्धारित किए गए और ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए जाते हैं 42nd अमेंडमेंट से, 1976 वाले, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 3 शब्द जोड़े गए थे प्रीएम्बल में। और ये फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया कहां से, रसिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आता है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर आता है जापान से जो लिया गया, वो लिया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
तो यानी कि जो भी कुछ भी होगा, मतलब जो कोई भी हम लोग डिसीजन लेंगे, जो भी हमारा कोर्ट कोई डिसीजन लेगा किसी भी चीज पर, तो वो जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर स्टेब्लिश किया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, ये नहीं कि किसी को मर्डर करते हुए देखे और अगर हम जज हैं और कोई हमारे सामने मर्डर कर रहा है तो हम बता दिए कि इसी ने मर्डर किया। ये हमारे यहाँ का तरीका नहीं है ये। और ये जो हम लोगों ने तरीका लिया है कि कैसे इसको मतलब फॉलो करना है लॉ के थ्रू, वो हम लोगों ने जापान से लिया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। यानी कि वो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, फिर एविडेंस लाए जाएंगे, सारा जो ये सब सारा कुछ होता है वो हमारा प्रोसीजर ऑफ स्टेब्लिश बाय लॉ वो लिया गया है जापान से। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया वो लिया गया है जापान से, ठीक है। और फिर फ्रांस से जो लिया गया ये भी बहुत बार पूछा गया है, और ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए। ये जो 3 वर्ड्स हैं, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और इक्वेलिटी, मतलब स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये जो 3 वर्ड्स हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए, ये ऐड किए गए हैं किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, ये वर्ड रिपब्लिक वर्ड है, ये भी कहां से आया? फ्रांस से ही आया है। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से 2 चीजें ली गई हैं, रिपब्लिक वर्ड लिया गया और 3 और वर्ड्स लिए गए, वो है फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी, यानी कि स्वतंत्रता और बंधुता और समानता, 3 वर्ड्स लिए गए। ओके, तो ये सारी चीजें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको उसको याद कर दूंगा। उसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।